हमें सॉलिड्स पढ़ना है। इससे पहले कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं आप, नहीं तो मैं सॉलिड स्टार्ट करता हूँ। आप लोग स्कूल में कौन कौन से चैप्टर चल रहा है या सिलेबस खत्म हो गया? अभी फ्लूइड्स पे है। ओके, दिवांश। सर थर्मोडायनामिक्स। ओके, ऋषिक फ्लूइड। ओके सो स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इसमें सबसे पहली चीज डिफाइन करते हैं, इलास्टिसिटी कहते किसको है? आई थिंक आप लोग को पता होगा। कोई डिफाइन कर सकता है व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी? The tendency of an object to stretch itself. टू स्ट्रेच? नहीं, शायद ये नहीं। दिवांश आप बता सकते हैं? सर ये मैं नहीं बताऊंगा। ओके ओके, ऋषिक आप बता सकते हैं? सर सर इलास्टिसिटी में इलास्टिसिटी सिंपली कहते किसको है? सर एबिलिटी ऑफ a substance to deform and then come back to original shape in बहुत solid. अच्छा। आपने पढ़ा होगा स्प्रिंग के बारे में, चैप्टर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर में। सपोज कर लीजिए आपके पास कोई एक स्प्रिंग है, इसकी नेचुरल लेंथ इतनी है एंड किसी एक पर्टिकुलर फिक्स सपोर्ट से कनेक्टेड है। अगर मैं इसके ऊपर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करूं, या तो कंप्रेस करने के लिए या तो एलोंगेट करने के लिए, तब इसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में डिफॉर्मेशन, डिफॉर्म होके स्लाइटली इस पॉइंट पे चला जाता है, या कंप्रेस्ड होके बेस पे यहां चला जाता है। तो मैंने इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे कंप्रेशन दिया तो स्लाइटली अपने ओरिजिनल पोजीशन से डिफॉर्म्ड होके किसी इस पॉइंट पर कंप्रेस्ड हो गया। एंड सेम अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एलोंगेट करने की कोशिश करूं तो स्ट्रेच होके किसी इस पॉइंट तक चला जाता है। तब इस पर्टिकुलर स्प्रिंग की अपनी एक टेंडेंसी कि अगर मैं इस डिफॉर्मिंग फोर्स जिसके बेस पे मैंने इसका शेप चेंज किया है उसको रिमूव कर दूं, तब इसकी टेंडेंसी अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन करने की। इस टेंडेंसी ऑफ बॉडी को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी बोलते हैं। दिवांश समझ आया? सो इलास्टिसिटी सिंपली डिफाइन करते हैं, कोई भी डिफॉर्मिंग फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कीजिए ताकि उसके शेप को डिफॉर्म कर दीजिए अपने ओरिजिनल पोजीशन से। अगर वो डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं तो ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी एग्जैक्टली सेम कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर कर ले। इस टेंडेंसी ऑफ बॉडी को इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो इलास्टिसिटी सिंपली डिफाइन करते हैं, द टेंडेंसी ऑफ बॉडी to regain its original state on removal of deforming force is called elasticity. यहां तक किसी को कोई डाउट? देवांश कोई डाउट? नो सर। ओके, अब सेम इसी तरह से हमारे पास सॉलिड एग्जिस्ट करता है। सपोज कर लीजिए आपके पास कोई एक सॉलिड है, ठीक? उसमें अज्यूम किया कि पार्टिकल एक क्यूबिकल शेप के कॉर्नर पे प्लेस्ड है एंड उसके इन बिटवीन जो बॉन्ड होती है वो एक स्प्रिंग लाइक बिहेव कर रही है। सपोज कर लीजिए पार्टिकल किसी इस पॉइंट पे सारे कॉर्नर पे प्लेस्ड हैं and bond in between them
एक स्प्रिंग लाइक बिहेवियर शो कर रहा है इस तरह। तो अगर मैं इसके ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करूं किसी भी एक डायरेक्शन में उसके शेप को डिफॉर्म करने के लिए, सपोज कर लीजिए मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स इस वाले सेगमेंट के ऊपर अप्लाई किया ताकि इसको डिफॉर्म कर दिया जाए किसी इस पॉइंट तक, इस तरह। तभी चूंकि बॉन्ड एक स्प्रिंग लाइक बिहेवियर शो कर रहा है तो इसके पास इलास्टिसिटी होगी, तब इसमें एक फोर्स डेवलप होता है रीस्टोरिंग फोर्स, जो उस ऑब्जेक्ट को अपने ओरिजिनल स्टेट तक ले जाने की कोशिश करता है। इस टेंडेंसी ऑफ बॉडी या सॉलिड, इसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? तो जिस तरह स्प्रिंग बिहेव करता है सेम उसी तरह बॉन्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉलिड वो भी बिहेव करता है। इसकी वजह से इसके पास टेंडेंसी आती है इलास्टिसिटी की। यहां तक किसी कोई डाउट? इसको नोट डाउन कर लीजिए। लिख लिया सबने? ओके, अब इसके बेस पे एक टर्म हम जानने की कोशिश करते हैं। पार्टिकल जब किसी पर्टिकुलर सॉलिड में एग्जिस्ट करता है तो उसके इंटरेक्शन के बेस पे हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू देयर इंटरेक्शन। ड्यू टू interaction of particle in a particular solid। तो इन जनरल एक जनरल एक्सप्रेशन होता है U is equals to A R to the power M minus B R to the power M। आपने जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा होगा तो उसमें हमने फोर्स डिफाइन किया था, वो फोर्स अट्रैक्टिव होता है रिपल्सिव होता है? तो बोले ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव, तो उसकी वजह से जो प्रोडक्ट आता है फोर्स का अगर उसको वेक्टर टर्म में लिखिएगा तो नेगेटिव आता है। तो हम डिफाइन करते हैं पूरी फिजिक्स में जहां कहीं भी फोर्स नेगेटिव हो तो उसका मतलब होता है अट्रैक्टिव फोर्स होगा, पॉजिटिव हो तो रिपल्सिव फोर्स होगा। सेम उसी के बिहाफ पे पोटेंशियल एनर्जी अगर नेगेटिव हो तो अट्रैक्टिव नेचर को डिफाइन करती है, अगर वो पॉजिटिव हो तो रिपल्सिव नेचर को डिफाइन करती है। यहां तक बात समझ में आई? Yes, sir. अब देखिए इस पर्टिकुलर पार्ट में मेरे पास दो चीजें हैं, एक मेरे पास पॉजिटिव सेगमेंट है और एक मेरे पास नेगेटिव सेगमेंट है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, पॉजिटिव पार्ट रिपल्सिव पार्ट को डिफाइन करेगा एंड नेगेटिव पार्ट अट्रैक्टिव टर्म को डिफाइन करेगा, बोल सकता हूँ। Yes, sir. मतलब हम ये अज्यूम करते हैं कि इनिशियली पार्टिकल अगर किसी इस पॉइंट पे है और किसी इस पॉइंट पे है, दोनों लार्ज डिस्टेंस पे है, सपोज कर लीजिए r, तब इन दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जिसकी वजह से वो आपस में पास पास आने की कोशिश करेगा किसी एक पर्टिकुलर फिक्स डिस्टेंस तक। किसी इस पॉइंट तक आया तब ये उस पर्टिकुलर पार्टिकल के सेपरेशन का सपोज कर लीजिए इक्विलिब्रियम पोजीशन है। मतलब इससे फर्दर अगर क्लोज आने की कोशिश करे तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता है, या बोल सकते हैं कि लैटिस पॉइंट एक दूसरे को कोइंसाइड करता है, इसलिए वो एक जगह नहीं रह सकते, इसलिए वो आप रिपेल करने की कोशिश करने लगते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में अगर सेपरेशन ज्यादा था तो अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था,
अब अगर R0 से कम डिस्टेंस पे करना शुरू किया तो रिपेल करने की कोशिश करता है। इसी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव इंटरेक्शन के बेस पे इन जनरल मेरे पास एक जनरल रिजल्ट कुछ इस तरह से आता है। तो अगर रिपल्सिव टर्म ज्यादा डोमिनेंट है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, मतलब पार्टिकल कुछ इस सेपरेशन पे होगा। अगर अट्रैक्टिव टर्म ज्यादा डोमिनेंट है मतलब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, मतलब पार्टिकल कुछ इस सेपरेशन पे होगा। तब इसके बिहाफ पे एक जनरल ग्राफ प्लॉट करते हैं। वो ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ये मेरे पास ग्राफ डिफाइन हुआ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस देयर सेपरेशन। ये बात समझ में आई? Yes, sir. ओके, अब इस सेगमेंट में आपके पास दो टर्म दिख रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी कुछ पार्ट के लिए पॉजिटिव दिख रहा है, कुछ पार्ट के लिए नेगेटिव दिख रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ जो पॉजिटिव पार्ट है वो रिपल्सिव टर्म को डिफाइन करता होगा, जो नेगेटिव पार्ट है वो अट्रैक्टिव पार्ट को डिफाइन करता होगा। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. अब मुझे इस पर्टिकुलर पार्ट से कैलकुलेट करना है वो उस इक्विलिब्रियम पोजीशन की वैल्यू कितनी होगी। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब वहां पे फोर्स की वैल्यू कितनी हो सकती है? 0 बोल सकता हूँ। आपने पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी गिवन हो एंड उससे मुझे फोर्स कैलकुलेट करना हो तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, कुछ याद है किसी को? रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। आपने वर्क एनर्जी एंड पावर में पढ़ा होगा कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ऋषिक Yes, sir. कुछ याद है आपको? आशीष? ओके नो प्रॉब्लम, मैं बताता हूँ आपको। एक रिलेशन होता है कंजर्वेटिव फोर्स के बेस पे, F इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल आर। मेरे पास U, ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी, ये F मेरे पास फोर्स। तो सेम उसी तरह आपको U दे रखा है, अगर आपको फोर्स कैलकुलेट करना है तो क्या इस पर्टिकुलर टर्म को डिफरेंशिएट कर सकता हूँ फोर्स कैलकुलेट करने के लिए? Yes, sir. ओके, तो उसके बेस पे मैं डिफाइन करता हूँ du बाई dr। यहाँ पे A बीइंग कांस्टेंट, R को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो पावर क्या लिख सकता हूँ? -m लिख सकता हूँ। तो Yes, डिफरेंशिएशन sir. होता है n x टू द पावर n माइनस 1। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। माइनस b बाहर ले लीजिए, r को ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगा, तो माइनस ऑफ n r n माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं। किसी को इस पार्ट में कोई डाउट कि मैंने डिफरेंशिएट कैसे किया? No, sir. ओके, अभी मेरे पास पूरा एक्सप्रेशन आ गया, माइनस ऑफ m इंटू ए डिवाइड बाय r m प्लस 1 and plus of n times b divided by r n plus 1 equals to du by dr. So अगर मुझे फोर्स कैलकुलेट करना था तो F is equals to minus of du by dr, तो इस टर्म में माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस माइनस प्लस m इंटू ए r टू द पावर m प्लस 1 माइनस n टाइम्स b r टू द पावर n प्लस 1। ये मेरे पास फोर्स की वैल्यू आ जाती है। दूसरा, आप इस पर्टिकुलर रिलेशन से एक टर्म और भी बोल सकते हैं, जैसे मेरे पास ये रिलेशन है du बाई डी आर। अगर आपको कर्व दे रखा हो तो किस पाथ को डिफाइन करेगा, स्लोप या एरिया? Sir, slope force होगा. स्लोप, एंड उसके साथ ये टर्म कैसा दिख रहा है आपको? नेगेटिव। Yes, sir. मतलब मैं बोल सकता हूँ नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस सेपरेशन फोर्स को डिफाइन करेगा। सेम उसी पर्टिकुलर के बेस पे मैंने ये टर्म डिफाइन किया। अगर इसके बेस पे ग्राफ प्लॉट कीजिएगा इस पर्टिकुलर टर्म के बेस पे तो आपका कुछ ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ये मेरे पास पॉइंट जहां पे पार्टिकल लोएस्ट पॉइंट पे एंड उसके पास लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी होगी, उस पॉइंट पे फोर्स 0 होगा। तब मेरे पास फोर्स का ग्राफ कुछ ऐसा आता है।
एंड ये जो पॉइंट होगा वो आर नॉट होगा, ठीक, जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था ऊपर, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये मेरे पास जो ग्राफ हुआ, फोर्स वर्सेस सेपरेशन फॉर द सेम इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल। इज इट क्लियर? आशीष, कोई डाउट यहाँ तक? अध्यान? ओके, पहले इतना नोट डाउन कीजिए, फिर मैं इसके बेस पे एक क्वेश्चन बताता हूँ, सॉल्व करना सिखाता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर पहली लाइन में ड्यू टू के बाद क्या लिख रखा है, थोड़ा समझ नहीं आ रहा। ये वाली लाइन? सर फर्स्ट लाइन में पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू के बाद। ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ पार्टिकल। ड्यू टू इंटरेक्शन सबने लिखी है यहाँ तक? जस्ट मैं लिख रहा हूँ। ग्राफ बनाना है। हाँ हाँ। सबने लिख लिया यहाँ तक? यस सर। ओके, अब आप सवाल पूछा जाएगा फाइंड पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब वो पॉइंट जहाँ पे फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाए, 0। तो आप ये जो फोर्स का एक्सप्रेशन है इसको 0 के इक्वल पुट कीजिए, वहां से आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। फाइंड किए तो फाइंड पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज आर नॉट फाइंड कीजिए उस एक्सप्रेशन से। आपके पास फोर्स का एक्सप्रेशन है m times a divided by r to the power m plus 1 minus n times b divided by r to the power n plus 1, put it equals to 0 and इसको सॉल्व करके r की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। सर हमें आर बताना है ना? जी जी।
अगर सॉल्व ना हो तो पूछ लीजिएगा, फिर मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। ऋषिक, सॉल्व हुआ आपसे? सर कर रहा हूँ, हो जाएगा। ओके। ओके, देखिए मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। आप नेगेटिव पार्ट को उस साइड भेज दीजिए, तो हो जाएगा n टाइम्स b डिवाइड बाय r टू द पावर n प्लस 1। r वाले सेम टर्म को एक तरफ, रेस्ट ऑफ द टर्म को एक तरफ, तो मैं m टाइम्स a डिवाइड बाय सर n एम टाइम्स, ए, सर एम ए अपॉन एन बी टू द पावर 1 अपॉन m माइनस n। गुड। तो m को ऊपर ले जाइए, तो r टू द पावर m प्लस 1 डिवाइड बाय r टू द पावर n प्लस 1। हम इस पर्टिकुलर टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं r टू द पावर m माइनस n, क्योंकि सेम बेस है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो सकता है। अब इस पावर को उस साइड ले जाइए, तो जब एक्सपोनेंशियल अदर साइड ट्रांसफॉर्म होता है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो हम इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं ma टाइम्स nb टू द पावर 1 माइनस m माइनस n। तो ये आपका पोजीशन क्या हुआ, r नॉट की वैल्यू आ गई। अब इस r नॉट की वैल्यू को अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी में पुट कर देता हूं, तो वो आपको मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करता है, जो कि स्टेबल पोजीशन को डिफाइन करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट पे है, उसके लिए पोजीशन मेरे पास क्या है, r नॉट। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैसा होगा, मिनिमम। और जिस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करता है। सो अगर मैं पोजीशन को r नॉट पुट कर देता हूँ, तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैसी आती है, मिनिमम, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी डिफाइन करता है। दिवांश, यहाँ तक बात समझ में आई? Yes, sir. अब इसी क्वेश्चन को आपको अलग अलग जगह ऐसे पूछ सकता है। आपको ऐसे दे देगा इफ u इज इक्वल्स टू 1 बाय r टू द पावर 12 माइनस 1 बाय r टू द पावर 6, ठीक। फिर आपसे बोलेगा फाइंड मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी या फाइंड पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हमें m और n की वैल्यू पता है, हमें a और b की वैल्यू पता है, डायरेक्टली इस फॉर्मूले में पुट कर सकता हूँ, r नॉट फाइंड कर सकता हूँ। ऋषिक, यस सर। ठीक, एंड देन उसके बेस पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसके बिहाफ पे आप सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपको बोले फाइंड r नॉट एंड पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले में पुट कीजिए, सॉल्व कर लीजिए। इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ध्यान, कोई डाउट यहाँ तक? आरुषि, समझ आया? सर एक क्वेश्चन करके बता दीजिए, तो फिर ट्राई कर लेंगे। देखिए जैसे मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूं इसके साथ, तो आप क्या बोल सकते हैं, m की वैल्यू कितनी दे रखी है 12, n की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, a की वैल्यू कितनी है 1 और b की वैल्यू कितनी है 1, बोल सकते हैं। यस सर। अब इस फॉर्मूले को पुट कर दीजिए r नॉट के फॉर्मूले में, कितना है m इंटू a मतलब 12 इंटू 1, n इंटू b 6 इंटू 1 and whole to the power 1 by m minus n, that is 12 minus 6, ठीक। तो ये पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 to the power 1 by 6। तो ये क्या आ जाएगा, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। थैंक यू सर। अब इस वैल्यू को पुट कर दीजिए पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में, ठीक, ऊपर वाले फॉर्मूले में। सो u इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय r की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, 2 to the power 1 by 6 होल टू द पावर 1 by 12, होल टू द पावर 12, तो कितना बचेगा
पावर 2 बच जाएगा क्योंकि 12/6 माइनस आर नॉट की वैल्यू 2 to the power 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो ये हो जाएगा 2 to the power 1। बीच में माइनस साइन ऐसे नहीं है, माइनस 1/2 to the power 1, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/2। सॉल्व कीजिएगा तो पूरी वैल्यू आ जाएगी -1/4 जूल। देवांश समझ आया आपको? Yes, sir. ओके अब इसी तरह आपको अलग अलग इस पर्टिकुलर टर्म में न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखे होंगे, सब में आपको सेम चीज कैलकुलेट करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर, यस, सर ये यू वाला पार्ट फिर से बता दीजिए। जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया, यस सर। इस पर्टिकुलर रिलेशन को मैंने कंपेयर किया लास्ट वाले एक्सप्रेशन के साथ, जो मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा था। तो देखिए ए की वैल्यू वहां पे कितनी दिख रही है 1, बी की वैल्यू Yes, कितनी sir. दिख रही है 1, एम आर टू द पावर है तो इसकी वैल्यू दे रखी थी 12 एंड एन यहाँ पे एक्सपोनेंशियल था। इनको कंपेयर करके मैं इतना लिख सकता हूँ। यस सर। अब इनकी वैल्यूज पुट करके मुझे आर नॉट फाइंड करना था, तो मैंने एक डायरेक्ट रिलेशन निकाला था ये, यस ठीक? सर। इसमें वैल्यूज मैंने पुट कर दी, सॉल्व कर लिया, कितना आ गया आर नॉट की वैल्यू आ गई। तो ये आपको क्या Yes, sir. बताएगा पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इस वैल्यू को पुट कर देना ऊपर वाले फॉर्मूले में आर नॉट की जगह पे, ताकि आपको पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। तो यहाँ पे r टू द पावर 12 है, r की वैल्यू है मेरे पास 2 to the power 1/6, तो 2 to the power 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 12, सो पावर टू द पावर मल्टीप्लाइड हो जाता है, तो 1/6 इंटू 12 2 बच जाएगा। आशीष समझ आया? यस सर, आ गए समझ। यस सर। सिमिलरली इसको मैंने पुट किया तो 1/6 एंड 6 कट जाएगा तो पावर 1 बच जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा -1/2, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो -1/4 आंसर आ जाएगा। आरुषि कोई डाउट यहां तक? सबने लिख लिया? यस सर। ओके नेक्स्ट पार्ट, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम बेसिकली 3 टर्म डिफाइन करते हैं इस डिफॉर्मेशन के बिहाफ पे, एंड देन उसके बेस पे अलग अलग कैलकुलेशन होती है। सबसे पहली चीज डिफाइन करते हैं स्ट्रेस। जैसे सपोज कर लीजिए कोई भी एक सॉलिड किसी एक रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड हो इस तरह, एंड हमने इसके ऊपर कोई भी डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, इसको इस डायरेक्शन में F, कोई भी मेरे पास डिफॉर्मिंग फोर्स है। अब ये डिफॉर्मिंग फोर्स की टेंडेंसी होगी इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को स्लाइटली डिफॉर्म कर दे, तो स्लाइटली डिफॉर्म कर दे तो डिफॉर्मेशन किसी इस पॉइंट से यहाँ तक हो सकती है अलोंग इट्स लेंथ, मैंने एलोंगेट कराया है, तो इसकी अपनी कुछ लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक L। इस डिफॉर्मिंग फोर्स के एप्लीकेशन की वजह से उसके लेंथ में थोड़ा एलोंगेशन हुआ डेल्टा L। इस पर्टिकुलर गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर वो फोर्स एक्ट कर रहा था, यहाँ से यहाँ तक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तब यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म डिफाइन करते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस कहते हैं द अमाउंट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया, उसको डिफॉर्म करने के लिए। अब वो फोर्स किसी भी डायरेक्शन में एक्ट कर सकता है, नॉर्मली एक्ट कर सकता है, टेंजेंशियली एक्ट कर सकता है, तो उसके बिहाफ पे स्ट्रेस अलग अलग तरह का हो सकता है। इन जनरल आप सिंपली स्ट्रेस ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस रेशियो को स्ट्रेस बोलते हैं। तो स्ट्रेस डिफाइन करते हैं हम लोग द अमाउंट ऑफ deforming force acting on a body per unit area is called stress.
So stress equals to deforming force by area of contact या area of cross section. तो हम स्ट्रेस डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, तब इसकी यूनिट होती है SI यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बात सबको समझ आई? स्ट्रेस कहते किसको है? Yes, sir. ओके, अब इस स्ट्रेस के एप्लीकेशन की वजह से उस बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन हुआ, उस डिफॉर्मेशन को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम एक अनदर टर्म डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रेन। जैसे मेरे पास यहाँ पे उसके लेंथ में चेंज आया तो डिफॉर्मेशन डेल्टा एल है विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिनल लेंथ एल, तब इस पर्टिकुलर रेशियो को हम स्ट्रेन बोलते हैं। तो इन जनरल स्ट्रेन डिफाइन करते हैं द रेशियो ऑफ deformed shape to the original shape of body is called strain. So strain equals to deformed shape divided by original shape. डिफॉर्म शेप उसकी भी यूनिट एंड ओरिजिनल शेप उसकी भी यूनिट, दोनों की यूनिट सेम होगी तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, तो स्ट्रेन एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है एंड सिंपली रेशियो ऑफ सेम टर्म को डिफाइन करता है। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. ओके, पहले इतना नोट डाउन करिए, फिर मैं इसके बेस पे आगे बताता हूँ। सबने लिख लिया यहाँ तक? Sir, rating. ध्यान, कोई डाउट यहाँ तक? दिवांश लिख लिया आपने? Yes, sir, लिख लिया। ओके, अब इन दोनों के बेस पे एक रिलेशन होता है स्ट्रेस एंड कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन। क्या दोनों एक दूसरे के साथ कुछ रिलेशन शो करता होगा या नहीं करता होगा, या कब कर सकता है कब नहीं कर सकता है, वो डिफाइन करते हैं। तो उसको डिफाइन करने के लिए एक टर्म हम पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग हुक्स लॉ। हुक्स लॉ डिफाइन करने के लिए दो लिमिटेशन होता है। फर्स्ट, ये पर्टिकुलर टर्म कांस्टेंट टेम्परेचर पे होना चाहिए। बोला क्यों? टेम्परेचर क्यों सेम होना चाहिए? तो आप बोलिएगा एट इनिशियल टेम्परेचर, मान लीजिए पार्टिकल कुछ इतने पॉइंट पे सेपरेशन है, ठीक, तो इनके बीच में
स्मॉल सेपरेशन, स्मॉल गैप, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनके बीच का पार्टिकल के बीच का सेपरेशन बढ़ जाता है, एंड सेपरेशन बढ़ने की वजह से उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो भी क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। तब इसके बिहाफ पे उसकी इलास्टिसिटी चेंज कर सकती है, इसीलिए स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जिस रेट से पहले कर रहा था अब वो चेंज उस रेट से नहीं कर सकता, इसीलिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो हुक्स लॉ डिफाइन करता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड विद इन इलास्टिक लिमिट। अब ये विद इन इलास्टिक लिमिट कहते हैं किसको है, मैं आगे डिफाइन करूंगा आपको। तो आप डिफाइन कीजिए, हुक्स लॉ कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर and within elastic limit, जितना अमाउंट स्ट्रेस अप्लाई कीजिएगा कॉरस्पॉन्डिंगली उसके प्रोपोर्शनल स्ट्रेन भी उसमें डेवलप करता है। तो अब हम बोलते हैं स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी is directly proportional to the stress applied। मतलब stress and strain ये दोनों एक दूसरे क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कब, किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन में, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए एंड इलास्टिक लिमिट के विद इन। ऋषिक, यहां तक कोई डाउट? No, sir. अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट पुट करते हैं, तब यहाँ पे डिफाइंड होता है स्ट्रेस इक्वल्स टू सम ई टाइम्स स्ट्रेन। इस पर्टिकुलर ई को हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तब मैं अगर इस इक्वेशन को रीअरेंज करूं, सो यू विल गेट E इक्वल्स टू स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। देवांश, यहां तक कोई डाउट? No, sir. अगर आपसे पूछूं कि इन दोनों टर्म के बीच के जो रिलेशन है उसके बेस पे ग्राफ कैसा होता है, हो सकता है, तो आप क्या बोलेंगे? पैराबोलिक, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन और समथिंग एल्स? स्ट्रेस एंड कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन, उनके बीच का ग्राफ कैसा हो सकता है? सर स्ट्रेट लाइन। बहुत अच्छे। कोई इंटरसेप्ट होगा या ओरिजिन से पास करेगा? सर ओरिजिन से पास होगा। गुड। तो इसीलिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब इस पर्टिकुलर ग्राफ से रिलेटेड अगर आप स्लोप कैलकुलेट कीजिए tan थीटा, तो ये tan थीटा परपेंडिकुलर दैट इज वर्टिकल लाइन बाय बेस दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको डिफाइन करेगा। और यही पर्टिकुलर क्वांटिटी यहाँ पे किसके इक्वल है, E के इक्वल। सो हम ये बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डिफाइंस यू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देवांश, ऐसा बोल सकते हैं? Yes, sir. So E equals to slope of stress strain curve और ग्राफ। यहाँ पे अगर मैं इस पर्टिकुलर रिलेशन के बेस पे बोलूँ तो स्ट्रेस उसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्ट्रेन उसकी कोई यूनिट नहीं, तब इसके बेस पे इसकी यूनिट SI यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पहले इतना नोट डाउन कीजिए, फिर मैं इसके बेस पे इसकी प्रॉपर्टी बताता हूँ क्या क्या हो सकता है। आशीष, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ओके। आप लोग के फाइनल एग्जाम फेब में होंगे, मार्च में होंगे? सर वाई से डिपेक्ट होता है ना यूजुअली? जी,
नहीं, वो स्कूल पे डिपेंड करता है, अलग अलग स्कूल में अलग अलग तरह से। हाँ सर, मैं एनसीईआरटी में कह रहा था। हाँ बोलिए। नहीं सर, मैं कह रहा था एनसीईआरटी में जैसे वाई से होता है, तो उसका कह रहा था मैं। यंग्स मॉडुलस नहीं, Yes. मैंने सिंपल ई डिफाइन किया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को, ठीक है। अभी मैंने यंग्स मॉडुलस नहीं डिफाइन किया है। ओके सर, ओके। ओके सबने लिख लिया यहाँ तक? Yes, sir. अब यहाँ से हम डिफाइन करते हैं कि जो ई है वो किस किस बात पे डिपेंड करेगा। पहली बात बोलिएगा, इट डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट नेचर ऑफ मटेरियल एंड सेकंड टेम्परेचर पे, ठीक। दूसरा, ये किस टर्म को डिफाइन करता है, तो आप बोलिए इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल को बताता है, ठीक। दूसरा, इलास्टिसिटी का एक मतलब ये भी होता है कि जितना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी, उसको डिफॉर्म करना उतना ज्यादा क्या होगा, मुश्किल होगा, ठीक। इसलिए परफेक्टली रिजिड बॉडी होगी तो इसके लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनफिनाइट, मतलब उसको डिफॉर्म करना इज क्वाइट इम्पॉसिबल। या दूसरे सेंस में आप ये भी बोलिए कि अगर आपने उसके ऊपर कुछ डिफॉर्मेशन किया तो उसके पास टेंडेंसी होगी एग्जैक्टली सेम कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर करने की। यहाँ तक बात समझ में आई? Yes, sir. ओके, टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किस किस बात पर डिपेंड करता है, मैं वो डिफाइन करता हूं। इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि टेम्परेचर के साथ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसे अफेक्टेड होगी। तो मैंने पीछे बताया कि टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से उसकी बॉन्ड वीक होती है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इसलिए रीगेनिंग टेंडेंसी डिक्रीज कर जाती है। सो यू कैन से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद चेंज इन टेम्परेचर। देवांश, इज इट क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट हो सकता है, क्या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डायमेंशन ऑफ बॉडी पे डिपेंड करेगा? तो आप बोलिए नहीं, डायमेंशन आप कुछ भी रखिए उस पर डिपेंड नहीं करता, वो सिंपली नेचर ऑफ मटेरियल जो उसके फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन उसको डिफाइन करता है, या टेम्परेचर उस पर डिपेंड करता है। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ बॉडी। जैसे आपको बोलेगा कि कोई मेरे पास सॉलिड है जिसका एरिया या डायमीटर दे रखा होगा, लेंथ दे रखी होगी, फिर उसको बोलेगा कि इसको हाफ हाफ कट कर दिया, क्या उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? तो आप No, बोलिएगा sir. फॉर्मूले के हिसाब से वो चीजें ट्रांसफॉर्म होने के बेस पे चेंज हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। फॉर्मूला तो बाकी सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए होता है, कीपिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रिमेन सेम, इसीलिए वो डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करेगा। ओके, यहां तक किसी कोई डाउट नहीं? No, sir. फिर एक टर्म याद रखिएगा फॉर परफेक्टली रिजिड बॉडी,
जब कोई डिफॉर्मेशन नहीं करते तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनफिनाइट होती है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसके टाइप्स बताता हूँ। सर इनवर्सली कैसे डिपेंड हो रही है, एक बार फिर से बता दो टेम्परेचर पे। देखिए मैंने यहाँ पे बताया, पहले टेम्परेचर कम था तो इनके बीच का सेपरेशन क्या होगा, कम होगा, बोल सकते हैं। हाँ सर। ओके, फोर्स जो होगा इनके बीच में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो फोर्सेस होते हैं डिस्टेंस के साथ कैसे रिलेटेड होते हैं, इनवर्सली और डायरेक्टली। जैसे आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा होगा, G m1 m2 बाय r स्क्वायर, तो डिस्टेंस के इनवर्सली और डायरेक्टली। सर इनवर्स। इनवर्सली, तो मैं बोल सकता हूँ कि इनके बीच का जो सेपरेशन कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, वीक। तो वीक होने की वजह से बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाती है, तो सेपरेशन बढ़ गई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, ज्यादा होगा। सर कम होगा। कम होना, तो कम होगा तो उसके रिगेनिंग टेंडेंसी कम हो जाती है। आई बात समझ। यस। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज कर जाती है। सर और इन्फिनिटी कब होगा? अगर मैंने मान लिया कोई परफेक्टली रिजिड बॉडी, तो परफेक्टली रिजिड बॉडी में कोई डिफॉर्मेशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए स्ट्रेन की वैल्यू कितनी होगी, 0, इसलिए मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी इंफिनिटी होगी। ओके सर। यहां तक किसी कोई डाउट? No, sir. ओके, अब इसके बेस पे इसके अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, तब हम डिफाइन करते हैं टाइप्स। सपोज कर लीजिए आपके पास कोई सॉलिड है, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में मैं डिफॉर्मिंग फोर्स दो तरह से अप्लाई कर सकता हूं, या तो मैं ऐसे अप्लाई कर सकता हूं या तो मैं ऐसे अप्लाई कर सकता हूं। फर्स्ट कंडीशन में अगर मैं डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करूं तो वो उसको इलोंगेट कराएगा या कंप्रेस कराएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलोंगेट कराने की कोशिश करेगा। बट सेकंड कंडीशन में अगर मैं अप्लाई करूं तो अपवर्ड डायरेक्शन में कंप्रेस करने की कोशिश करेगा। तब देखिए इसके बिहाफ पे फर्स्ट कंडीशन में डिफॉर्मिंग फोर्स इधर है एंड सेकंड कंडीशन में डिफॉर्मिंग फोर्स इधर है। तो फर्स्ट कंडीशन में इट टेंड्स टू एलोंगेट दैट पर्टिकुलर वायर, इसलिए इस पर्टिकुलर टर्म को टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं। सेकेंड वाले कंडीशन में जो फोर्स है वो उसको कंप्रेस करने की टेंडेंसी शो कर रहा है, तब इसको हम कंप्रेसाइल स्ट्रेस बोलते हैं। यहां तक कोई डाउट? No, sir. बट ये दोनों ही टर्म ऑब्जेक्ट के लेंथ के लॉन्ग डिफाइंड है, इसलिए मैं दोनों को कंबाइनली लॉन्गिट्यूडनल बोलता हूं। क्या बोलता हूं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ऋषिक समझ आया आपको? यस सर। ओके, सेकेंड कंडीशन हो सकती है, सपोज कर लीजिए आपके पास कोई एक, मैंने सिलेंड्रिकल सेगमेंट लिया,
मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट था ये, ठीक, मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया उसके सरफेस के पैरेलल, मतलब ये जो फोर्स होगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर टेंजेंशियली अप्लाइड होगा, जो उसके शेप को फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट स्लाइटली क्या किया, बेंड किया, बोल सकते हैं बाय अमाउंट x। तब इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां से यहां तक डिफॉर्म्ड हुआ बाय सम एंगल थीटा, ये बोल सकता हूं। Yes, sir. ओके, अब इस डिफॉर्मेशन में हो क्या रहा है, मैं बेसिकली फोर्स इस पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर अप्लाई कर रहा हूं, तो यहाँ पे जो फोर्स है वो टेंजेंशियल टू दिस पर्टिकुलर सरफेस है, तब इसके शेप में चेंज आ रहा है, तब इस पर्टिकुलर टेंडेंसी को हम shear या टेंजेंशियल बोलते हैं, shear और टेंजेंशियल। थर्ड कंडीशन हो सकती है, सपोज कर लीजिए आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है इस तरह, अगर मैंने ऑल साइड से फोर्स अप्लाई किया इसको कंप्रेस करने के लिए बाय सेम अमाउंट फ्रॉम ऑल साइड, इस तरह इधर भी अप्लाई किया टू कंप्रेस इट, तब इस पर्टिकुलर टर्म में उसके वॉल्यूम के अलोंग शेप चेंज हो रहा है, तब इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक, या उसी चीज को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोलिक। तो बेसिकली मेरे पास डिफॉर्मेशन दो चीज पे बेस्ड हो रहा है। फर्स्ट कंडीशन में मैं फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस अप्लाई कर रहा हूं नॉर्मली, एंड इस थर्ड कंडीशन में मैं फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस अप्लाई कर रहा हूं। सेकेंड कंडीशन में मैं टेंजेंशियली अप्लाई कर सकता हूं। तो ऑब्जेक्ट में अगर आपसे कोई पूछे कि डिफॉर्मेशन आप कैसे कैसे कर सकते हैं, तो आप बोलिए सिर्फ दो तरह से, या तो फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस अप्लाई कर सकते हैं, या तो फोर्स टेंजेंशियल टू द सरफेस अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी वजह से इसमें डिफॉर्मेशन तीन तरह से हो रही है, इसीलिए मेरे पास वो तीनों टर्म तीन अलग अलग तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तब देखिए फर्स्ट कंडीशन, टेंसाइल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस या कंप्रेसाइल स्ट्रेस, सबका मतलब सेम होता है। तो स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन लेंथ, तो स्ट्रेन तभी हो जाएगा चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, एंड दोनों का रेशियो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताता है, तो लेंथ के टर्म में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को यंग्स मॉडुलस बोलते हैं। सो यंग्स मॉडुलस denoted by y equals to longitudinal stress divided by longitudinal strain. ऋषिक समझ आया? Yes, sir. So y equals to f multiplied by l divided by a times delta l. सेकेंड कंडीशन अगर मैं shear डिफाइन करूं, मतलब जिसमें शेप ऑफ बॉडी के अलॉन्ग चेंज हो रही चीजें, ठीक, तब उसके बेस पे, तो यहाँ पे भी तीन टर्म होगा, shear मॉडुलस, shear स्ट्रेस एंड सारी चीजें। shear stress, tangential force acting over area, corresponding deformation is shear strain denoted by theta, उसको हम x by l लिख सकते हैं, एंड दोनों का जब रेशियो लेते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग shear modulus। So shear modulus G is equals to shear stress divided by shear strain, so F divided by A times theta, या इसी चीज को F into L by A into X। दिवांश कुछ समझ आ रहा है? Yes, sir, आ रहा है। ओके,
थर्ड कंडीशन में क्या बोल सकते हैं, मैंने फोर्स अप्लाई किया उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एंड ये जो एरिया ऑफ इम्पैक्ट है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस क्वांटिटी को प्रेशर भी बोलते हैं। तो पहली चीज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, फोर्स परपेंडिकुलर टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसी क्वांटिटी को चेंज इन प्रेशर भी बोल सकते हैं। corresponding change in its volume is volumetric strain, change in volume divided by its initial volume। यहाँ पे देखिए इनिशियल वॉल्यूम की वैल्यू ज्यादा होगी, फाइनल वॉल्यूम की वैल्यू ज्यादा होगी। ऋषिक, Yes, sir. इनिशियल वॉल्यूम की वैल्यू ज्यादा होगी, फाइनल वॉल्यूम की वैल्यू ज्यादा होगी। Sir, initial. तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी, Sir, negative आएगी। इसीलिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन नेगेटिव होता है। एंड इस कंडीशन में अगर दोनों का रेशियो लेते हैं वॉल्यूमेट्रिक कंडीशन में, तब उसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस। सर वैसे अगर हम एक्सपैंड करें अंदर से तो पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, फ्रॉम इनसाइड अगर जाएगा तब, बट इन जनरल आप इनसाइड से कैसे अप्लाई कर सकते हैं एक्सेप्ट बलून। उसके अलावा किसी भी सॉलिड रिजिड बॉडी में इनसाइड तो हम नहीं जा सकते ना, यस सर। इसीलिए आउटसाइड से डिफाइन करते हैं। सो बीटा इज इक्वल्स टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस दैट इज प्रेशर बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी बाय वी विद सम नेगेटिव साइन। तो मेनली डिफॉर्मेशन तीन तरह का, उसके बेस पे ये अलग अलग तीन तीन टर्म हर टर्म में डिफाइन करते हैं। अध्यान कुछ समझ आया आपको? आशीष कोई Yes, डाउट? sir. No, Okay. sir, no doubt. इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसके बेस पे क्वेश्चन करना सिखाता हूँ। सर एक बार shear stress और shear strain वाला बता दीजिए फिर से। ओके, देखिए मैंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर फोर्स अप्लाई किया है, कीपिंग इट्स बेस टू बी फिक्स्ड। तो क्या होगा, उसका सरफेस इस पॉइंट से स्लाइटली शिफ्ट कर जाएगा, डिफॉर्म कर गया। तो मैंने यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई किया है टेंजेंशियल टू द सरफेस, तब उसके बेस पे shear स्ट्रेस डिफाइन करते हैं या टेंजेंशियल स्ट्रेस डिफाइन करते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है। टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना डिफॉर्मेशन हुआ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, x, लेंथ ऑफ रॉड कितनी थी यहाँ से यहाँ तक, l, तो x बाई l इसको थीटा बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क बाई रेडियस, अगर आप थीटा Yes, sir. रेडियन में लेते हैं तो सेम वही टर्म मैंने यहाँ पे यूज किया है। Okay, sir. ओके
सबने लिख लिया? देवांश लिख लिया आपने? सर 2 मिनट। ओके सर डन। ओके अब इसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं आपसे अलग अलग। जैसे आपको बोलेगा a rod of length 1 meter is hanged vertically. A force of 20 kilonewton is applied to elongate it. Find first stress, strain, elongation if Young's modulus is 2 into 10 to the power 11 Newton per meter square and area of cross section is 4 mm square. पीछे वाले फॉर्मूले को यूज कीजिए, फाइंड करने की कोशिश कीजिए। सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? वही मतलब जो रॉड थी उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो, जैसे ये रॉड है किसी रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड है, तो ये जो पार्ट होता है जो नीचे वाला पार्ट, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, जिसके ऊपर वो फोर्स एक्ट कर रही है। आपको इसमें लेंथ दे रखी है 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 mm स्क्वायर, फोर्स दे रखा है 20 किलो न्यूटन एंड यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दे रखी है 2 into 10 to the power 11। पहला काम क्या कीजिए, हर क्वांटिटी को पहले SI यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए एंड देन उसके बेस पे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जैसे मुझे एरिया को mm में दे रखा है, इसको मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? ऋषिक, सर 1000 into 1000 से वो करके
डिवाइड करके, मतलब 10 to the power -6 बोल सकता हूँ. हाँ यस सर. गुड. सिमिलरली अगर मुझे किलो न्यूटन है उसको नॉर्मल न्यूटन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? किलो का मतलब बताएं. मल्टीप्लाई करते 3. ओके. अब वैल्यूज को पुट कीजिए, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, देखिए आंसर कितना आता है. अध्यान, कोई डाउट? आंसर सेंड कीजिए आप लोग, कितना कितना आया. दिवांश सॉल्व हो रहा है. ये सर ट्राई कर रहे हैं. ओके. सर डेल्टा एल की वैल्यू कितनी होगी? वो तो आपको कैलकुलेट करना है ना. ओके सर. तो फिर सेकंड पार्ट कैसे कैलकुलेट कीजिएगा? आपके पास एक फॉर्मूला होता है ना, यंग्स मॉडुलस इक्वल्स टू स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, होता है. यस सर, यस सर, उससे आ जाएगा. ओके, उससे स्ट्रेन आ जाएगा, फिर वहां से इलोंगेशन आ जाएगी.
सर सेकंड और थर्ड का सेम ही है, तो मैंने एक ही बार भेजा है। कैलकुलेशन थोड़ी आपने गलती की है, एक बार फिर से चेक कर लीजिए। ओके सर। गुड आशीष। सर अब सही है? सर सेकंड और थर्ड वाले का सेम ही, तो सर एक ही आंसर है। सर ठीक है मेरा। एक मिनट। आशीष 2.5 होगा, 2.25 होगा, 2.5 होगा आई थिंक। ठीक है, ऋषिक आपका आंसर सही यस है। सर 2.5 होगा। ओके, देवांश सॉल्व हुआ आपसे? No, sir. देखिए, फर्स्ट पार्ट स्ट्रेस किसके इक्वल होता है? फोर्स बाय एरिया होता है। देवांश, Yes, sir. फोर्स की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 20 into 10 to the power 3, ये पार्ट। ठीक, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा था? 4 into 10 to the power -6। देवांश सही है। Yes, sir. न्यूमेरिकल पार्ट को सॉल्व कर दीजिए एंड एक्सपोनेंशियल को सॉल्व कर दीजिए। तो डिनोमिनेटर में 10 to the power -6, ऊपर जाकर कितना हो जाएगा? +6 बोल सकते हैं। Yes, sir. तो पहले से +3 है, +6 और चला गया, तो टोटल कितनी हो जाएगी? So 9. 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपके पास स्ट्रेस आ गया, कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन कैलकुलेट करना है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं इसे लिख सकता हूँ, स्ट्रेस डिवाइड बाय यंग्स मॉडुलस। बोल सकता हूँ Yes, sir. स्ट्रेस की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? 5 into 10 to the power 9 डिवाइड बाय यंग्स मॉडुलस कितना दे रखा है आपको? 2 into 10 to the power 11 दे रखा है। Yes, sir. सो 5/2 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.5 और 10 to the power +9 एंड -11 कितना बचेगा? ऐसा आएगा? देवांश, Yes, sir. इसकी कोई यूनिट होती है? नहीं, इसलिए ये Okay. यूनिटलेस क्वांटिटी एज इट इज। थर्ड पार्ट कैलकुलेट करना था, तो स्ट्रेन इक्वल्स टू डेल्टा एल बाई एल। तो डेल्टा एल इक्वल्स टू एल इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेन की वैल्यू 2.5 10 to the power -2 एंड लेंथ की वैल्यू जस्ट 1। तो ये पूरी वैल्यू इतनी आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ मीटर। देवांश, अब समझ आया? Yes, sir. ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। लिख लिया? Just a minute, sir. Yes, sir. Done.
अब देखिए इसके बेस पे क्वेश्चन पूछा गया कि सपोज कर लीजिए आपके पास कोई एक रिजिड सपोर्ट है, इस तरह किसी एक रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड है, हमने इसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई किया इस पॉइंट पे, ठीक, इस डायरेक्शन में, एंड मेरे पास कोई भी एक गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया है जो किसी इस पॉइंट पे यहां से यहां तक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लीजिए। इसको मैंने मान लिया A, इसको मैंने मान लिया B। एक्चुअल मेरे पास एरिया यहां से यहां तक A है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाइड हुआ यहां से यहां तक कितना, F। इस पर्टिकुलर लाइन की इंक्लिनेशन कितनी है, थीटा। तो क्वेश्चन पूछता है फाइंड स्ट्रेस ऑन सेगमेंट AB ड्यू टू फोर्स F। ऋषिक, क्वेश्चन समझ आया आपको? सर एक बार फिर से बता दीजिए। यहाँ पे कोई एक स्लैब दे रखा था क्यूबॉइडल इस तरह से, ठीक, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A दे रखा है, फोर्स उस पर अप्लाइड है F, बट एक दूसरा क्रॉस सेक्शन ये दे दिया यहाँ से यहाँ तक इस तरह से। इस वाले सेगमेंट के ऊपर मुझे इस फोर्स का इम्पैक्ट चेक करके मुझे स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, कितना होगा। तो देखिए स्ट्रेस कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसके लिए आपको फोर्स का डायरेक्शन पता होना चाहिए एंड एरिया जिसके ऊपर वो एक्ट कर रहा है वो पता होना चाहिए। तो देखिए इस पर्टिकुलर टर्म को मैं रिजॉल्व करूंगा तो कैसा आपको दिखाई देगा। आपके पास इंक्लिनेशन कुछ ऐसे है सेगमेंट AB की, ठीक, जो किसी एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है। यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए इस पॉइंट पे एंड एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए इस पॉइंट पे। ये मेरे पास इंक्लिनेशन यहां से यहां तक थीटा है, ठीक। अब इस थीटा के बिहाफ पे मैं इस सेगमेंट यहां से यहां तक इसका एरिया कैलकुलेट कर सकता हूं। मुझे सामने एरिया ये टर्म यहां से यहां तक दे रखा है A, तो इस थीटा के बिहाफ पे इस सेगमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपने पढ़ा होगा साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सो हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय साइन थीटा बोल सकता हूं। यस सर बोल सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट का जो एरिया हो जाएगा यहां से यहां तक वो A टाइम्स साइन थीटा हो जाएगा। यस सर हो जाएगा। ओके, अब इसके बिहाफ पे मेरे पास जो फोर्स है उसका कंपोनेंट देखिए, ये मेरे पास डायरेक्शन ऑफ एक्ट जिसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा था, फोर्स जो डायरेक्शन के लॉन्ग एक्ट कर रहा था वो इधर है। ये मेरे पास लाइन ज्वाइनिंग, ये मेरे पास यहां से यहां तक थीटा, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए इस पॉइंट पे। तो अगर ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक थीटा हो जाएगा, तो ये भी यहां से यहां तक थीटा। आशीष ऐसे बोल सकते हैं? यस सर बोल सकते तो अगर ये मेरे पास फोर्स F है तो इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। ऋषिक, इस डायरेक्शन को कंपोनेंट को क्या बोलूंगा? कंपोनेंट एडजेसेंट टू थीटा क्या कहलाता है? तो आप बोलिए F cos थीटा, एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या कहलाता है? F sin थीटा। ऋषिक, यहां तक कोई डाउट? No, sir. अब हमारे पास दो फोर्स आ गया, एक नॉर्मल टू द सरफेस और एक टेंजेंशियल टू द सरफेस। मैंने पीछे आपको डिफाइन किया था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन नॉर्मल टू द सरफेस के बेस पर डिपेंड करता है एंड शियर स्ट्रेन स्ट्रेस
टेंजेंशियल फोर्स पर डिपेंड करता है। तो यहां से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स दैट इज नॉर्मल। नॉर्मल फोर्स कौन सा है? एफ कॉस थीटा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? ए बाई साइन थीटा। साइन थीटा ऊपर चला जाएगा तो पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी? एफ बाई ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां तक बात समझ में आई? यस सर। अगर आपसे पूछूं शियर या टेंजेंशियल स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए, तो इसके लिए मैं कौन सा फोर्स लूंगा? कॉस थीटा और साइन थीटा। सर साइन थीटा। तो एफ साइन थीटा डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा है आपको? ए बाई साइन थीटा। साइन थीटा ऊपर चला गया तो पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी? एफ बाई ए टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। ऋषिक, कोई डाउट? समझ आया आपको? Yes, sir. ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। सर अगर हमसे टोटल स्ट्रेस पूछते तो हम सीधा F by A करते। नहीं, टोटल स्ट्रेस आपसे कैलकुलेट नहीं करने के लिए पूछ सकता है, वो आपसे उसके डायरेक्शन के हिसाब से पूछ सकता है, क्योंकि स्ट्रेस हम अलग अलग तरह से डिफॉर्मेशन के बेस पे अलग अलग डिफाइन करते हैं। आई बात समझ? यस सर। तो हमें नाम से इस तरह से डिफाइन करने के लिए पूछ सकता है। इसी क्वेश्चन में ये भी बोल सकता था फाइंड लॉन्गिट्यूडनल एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस ऑन सेगमेंट ए बी। तो आप ऐसे सॉल्व करते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। ऋषिक, लिख लिया? ऋषिक, आपने लिख लिया? यस सर, नोट कर। ओके, सो आज क्लास के लिए इतना रहने देते हैं, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्लास में क्या है कंटिन्यू करता हूँ। आप इतना रिवाइज कीजिए, जितनी सारी चीजें मैंने बताई हैं उसके बेस पे प्रॉब्लम करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? ना हो तो फिर मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है? यस। देवांश, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया था आपने? सर जस्ट अ मिनट, वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी। ओके ओके ओके। आशीष, ऋषिक, आप लोग जा सकते हैं। आज क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू। डन सर, नोट कर। कोई डाउट यहाँ तक? नो ओके, सो इतना रिवाइज, रिवाइज कर लिया। ये वाला पार्ट मतलब ये से कोई डाउट होगा ना?